अब बच्चों हम लोग सेक्शन 1 आया था बुकलेट का कंप्लीट करने के लिए, कुछ बच्चे सिंसियर बच्चों ने किया होगा। इसमें से 12 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। कहा देयर आर टू सोर्स ए एंड बी, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों सेम फेज में है क्या? नहीं, ए इज ahead of B in phase by 66 डिग्री, ठीक है। अब यहां से कोई लाइट वेव पहुंचा है P पॉइंट पे, यहां से एक लाइट वेव पहुंचा है P पॉइंट पे, और ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस PB माइनस PA कितना है? लैम्डा बाई 4, ठीक है ना। ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग टू पाथ डिफरेंस, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? तो क्या बताया था? k डेल्टा x, ऐसे बताया था ना, k होता है 2 पाई बाई इनटू लैम्डा बाई, तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। आई बात समझ में? पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री इसको यहां से यहां जब चला है तो ये ज्यादा फेज चेंज हुआ है कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज इसका पाथ ज्यादा है, लेकिन ये पहले से 66 डिग्री आगे था, अब ये 90 डिग्री आगे हुआ। तो बताओ इफेक्टिवली अब दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा? 90 माइनस 66, दैट मींस कितना हो जाएगा? 24 डिग्री कौन आगे होगा? बी से जाने वाला कंपेयर टू ए। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चंस 12 आई बात समझ में? कोई आंसर नहीं आ रहा? नहीं, ऐड नहीं करेगा ना, लेकिन क्या कहा है? बी ए इज अहेड ऑफ फेज अहेड ऑफ बी बाय 66 डिग्री। तो अगर ऐड करके आ रहा है तो ये गलत आंसर। आंसर क्या होना चाहिए? 24 डिग्री, है ना, क्योंकि ये 66 डिग्री आगे, ये और कितना चलेगा? इसका 90 डिग्री बढ़ेगा, तो इफेक्टिव दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 24 डिग्री का, है ना। तो इसका आंसर अगर मान लो इसके आंसर से 90 प्लस 66 करना है तो क्या करना पड़ेगा? डी इज अहेड ऑफ ए, ठीक। ठीक है, ये अभी पढ़ाई नहीं हुई है, पढ़ा दूंगा। अभी रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस का केस डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट 6th वाला कंसेप्ट पढ़ाया नहीं है, और या तो तुम रिजल्ट देख करके याद कर सकते हो या तो मैं पढ़ाऊंगा, ये सिलेबस में है। तो कंसेप्ट ये होता है कि सपोज ये ग्लास है, बस बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये ग्लास है, सपोज एयर है, ठीक है। तो एयर में स्पीड ज्यादा है लाइट वेव का, इसमें स्पीड कम है ग्लास। और अगर कोई रे ऐसे करके ऐसे जाता है, अगर लिखना है लिख सकते हो नोटबुक पे, क्योंकि ऐसे भी तो तुम लोग फैक्ट कंसेप्ट कहाँ समझते हो, फैक्ट जानना चाहते हो। तो अगर यहां से गया ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ है तो दे गिव फेज चेंज ऑफ पाथ। ये पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या होगा? फेज चेंज रिफ्लेक्शन में। लेकिन अगर कहा जाए कि ये रे अगर रिफ्रैक्ट हुआ है, रिफ्रैक्ट हुआ मतलब ट्रांसमिट हुआ, तो नो फेज चेंज। ये पाई का जो फेज चेंज हुआ है, 180 डिग्री का जो फेज चेंज हुआ है, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। बाकी डिस्टेंस चल रहा है तो फेज तो चेंज हो ही रहा है, सिर्फ रिफ्लेक्शन का कितना? पाई। और अगर ट्रांसमिशन हुआ है तो ट्रांसमिशन में कभी भी फेज चेंज नहीं होगा, चाहे वो एयर से ग्लास में जाए या ग्लास से एयर में जाए, नो फेज चेंज इन
ट्रांसमिशन इन रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, लिखो। दोबारा पढ़ाऊंगा तो रिवीजन हो जाएगा, तो उसमें और याद हो जाएगा। नोटबुक में लिख सकते हो, ऐसे डायग्राम नोट। तो जो सिर्फ सवाल है उसको पढ़ाया नहीं था मैं, क्योंकि ये बाद में सिस्टम में बाद में आता है। तो देखो एक और डायग्राम हमने बनाया, क्या बनाया है, ये ग्लास ये एयर वैसा ही रखा है, बट इस बार लाइट रेज कहां से जा रहा है, ग्लास से जा रहा है, एयर ग्लास इंटरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, बट क्या लिखा, नो फेज। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, फेज। तो समझना, जब रेज उस मीडियम से जिसमें स्पीड लाइट का ज्यादा है उससे कम स्पीड वाले इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होगा तो फेज चेंज होगा, और इस केस में फेज चेंज। तो रिफ्लेक्शन में बच्चों दो केस है ना। व्हाट अबाउट रिफ्रैक्शन, क्या लिखा है, नो फेज चेंज किसी भी केस में। क्लियर। तो अगर यहाँ पे रहेगा कि ये लाइट वेव ऐसे गया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, नो। क्या याद हो जाएगा तुम लोगों को ये डायग्राम से, ठीक है ना। ये फैक्ट है, इसको दोबारा भी बताऊंगा। सर राइट साइड का नहीं दिख रहा। तो ब्रिलियंट हो यार, ऐसे भी समझ जाओगे। अभी दिखाऊं? यस सर। ठीक। तो सेक्शन ए कंप्लीट माने बच्चों, 6 में बता दिया। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे उसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, और हमने जो केस दिखाया था कि यहाँ पे ओरिजिनल सोर्स रख दिया था, मेन सोर्स, उसके जगह पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइट वेव जो है ना वो पैरेलल लाइट वेव आ रही है, दोनों के केस में बात बराबर है, ठीक है ना। पैरेलल लाइट वेव आ रहा हो या सोर्स सिमेट्रिकली हो, सिमेट्रिकली हो तो ये डिस्टेंस सेम, तो ये दोनों क्या था, सेम फेज में था, है ना। और दूसरा केस लगा लाइट रेज पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, दैट मींस दिस इज द वेव फ्रंट, तो ये पॉइंट भी सेम वेव फ्रंट का पॉइंट और ये भी, तो अभी भी हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों क्या है, सेम फेज में, दोनों स्लिट सेम फेज में। इसके बाद हम लोग केस लेंगे जहां पे रेज कैसे हो, किसी एंगल पे इंसिडेंट होगा, तो S1 S2 क्या होगा, अलग फेज में होगा। इज इट क्लियर।
तो अभी हम लोग सिंपल सा केस ले रहे हैं। अब यहां से लाइट वेव देखो, यहां से जो गया हर डायरेक्शन में गया, ये एक सेकेंडरी सोर्स है ना, पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करता है। तो यहां से जो लाइट वेव यहां पहुंचा बच्चों, इस पर्टिकुलर केस में, in this particular case, since the two are in same phase, distance भी सेम चला है, that means यहाँ पे दोनों exactly सेम फेज में आ रहा है ना। फेज डिफरेंस कितना है? 0 है फेज डिफरेंस, 5 = 0। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, मैक्सिमा या मिनिमम? मैक्सिमा बनाएगा बच्चों, मैक्सिमा है ना। इसी को क्या बोल देते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। व्हाई सेंट्रल मैक्सिमा? बिकॉज फेज डिफरेंस। तो सेंट्रल मैक्सिमा का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? जिस पॉइंट पे दोनों वेव इंटरफेरिंग बीम के बीच का फेज डिफरेंस 0। इस केस में सेंट्रल पॉइंट पे, सिमेट्रिक पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। लेकिन हमेशा ये केस नहीं होगा, दूसरे केस में चेंज हो सकता है। सेंट्रल मैक्सिमा कहीं ऊपर बन सकता है, कहीं नीचे बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि चलो कोई जनरल पॉइंट पी ले लेते हैं। तो जनरल पॉइंट लिया। अब कहा यहाँ पे पी पे 2 सोर्स से लाइट वेव पहुंच रहा है। इट इज रीचिंग फ्रॉम 2 सोर्स। दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस चला है, दैट मींस दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस रहा होगा, दैट मींस कुछ फेज डिफरेंस होगा, है ना। फेज डिफरेंस कितना होगा, उसके अकॉर्डिंगली इस पॉइंट का इंटेंसिटी होगा। इज इट क्लियर? अब अगर मैं बात किया था बच्चों कि ये जो जनरल पॉइंट ले रहा है, मान लो कोई पॉइंट है जहां पे डेल्टा फाई कितना हो जाए, 2 पाई। जिस पॉइंट पे डेल्टा फाई मतलब ये माइनस ये, फाइव फेज डिफरेंस कितना हो जाए, 2 पाई। तो बताओ मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? मैक्सिमा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, 2 पाई है तो ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा। ये सब पढ़ा चुका हूं लास्ट लेक्चर में, लास्ट पॉइंट फर्स्ट मैक्सिमा होगा। और फर्स्ट मैक्सिमा का डिस्टेंस किसी को याद है कितना होगा? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ये है ना। मैक्सिमा का पोजीशन जो आया था nth मैक्सिमा का, वो ऐसे आया था n लैम्डा डी बाई, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला आया था। n = 0 रखो तो सेंट्रल मैक्सिमा, n = 1 रखा तो फर्स्ट मैक्सिमा, n = 2 रखा तो सेकंड मैक्सिमा। इज इट क्लियर? फिर थर्ड मैक्सिमा ऐसे गया, फिर नीचे भी होगा वैसा ही। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर ना? ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे ने बता दिया फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कितना आ जाता है? इसको बीटा से डिनोट करता है, बीटा = लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ किस किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों? वेवलेंथ कितना है ना, कैपिटल डी क्या रखा और स्मॉल डी क्या रखा। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, स्टार्ट में लिखो सवाल। इन ए YDSC एक्सपेरिमेंट, मेडिकल का प्रिपरेशन तो फिजिक्स का इतना आसान है यार, कैसे सवाल आते हैं। इन ए YDSC एक्सपेरिमेंट, YDSC सिर्फ लिखो, इन ए YDSC monochromatic light used have wavelength, monochromatic light used have wavelength 500 nanometer. Distance between the two slit edge, distance between two slit edge 0.5 millimeter. Find fringe width if distance between a screen, and slit plane, screen and slit plane is 1 meter.
Find fringe width if distance between slit plane and screen is 1 meter. हाँ बोलो कलर 0.5 मिलीमीटर 0.5 होता है ना 0.5 मिलीमीटर हाँ 0.5 मिलीमीटर। तो इस सवाल को पढ़ने के बाद सबसे पहले तो वेवलेंथ दे दिया है 500 नैनोमीटर और स्मॉल डी कितना दिया है। अब ये ध्यान देना स्मॉल डी 0.5 मिलीमीटर और कैपिटल डी दे दिया है 1 मीटर। पूछा है फ्रिंज विड्थ क्या है। बच्चों जाएगा लैम्डा 500 नैनोमीटर हो जाएगा 10 की पावर -9 अपॉन 0.5 इंटू मिलीमीटर है बच्चों मिलीमीटर क्या जाएगा 10 टू पावर -3 इंटू कैपिटल डी कितना पुट करेंगे 1। कितना आ गया देखो ये -3 और ये पॉइंट तो -4 हो गया ये 5 तो ये हो जाएगा 100 इंटू ये -9 और ये -4 तो 10 टू द पावर -6 सही लिखा चल -5 मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर दैट मींस 1 मीटर। फ्रिंज विड्थ कितने का आया 1 मिलीमीटर। बहुत बड़ा है क्या 1 मिलीमीटर नहीं मतलब ये जो फ्रिंज विड्थ यहाँ दिखा बच्चों वो 1 मिलीमीटर का गैप था बहुत ही छोटा और वो भी कब जब स्मॉल डी हमने क्या लिया है। अगर कहोगे सर 3-4 तुम अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक स्लिट यहाँ पुट करोगे एक स्लिट यहाँ पुट करोगे है ना 10 सेंटीमीटर का 15 सेंटीमीटर का मिलेगा कुछ क्या 10 सेंटीमीटर का यहाँ पुट करो देखो क्या आएगा फ्रिंज विड्थ पता भी नहीं चलेगा कि मैक्सिमम मिनिमम है। इज इट क्लियर। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पुट कर देखो वैल्यू बहुत छोटा आ जाएगा तो स्मॉल डी जितना छोटा फ्रिंज विड्थ उतना बड़ा। देखो दूसरा सवाल इन ए YDSC in a YDSC fringe width is 6 millimeter if wavelength of light used is 400 nanometer. If the source is replaced by another of wavelength, if the source is replaced by another source of wavelength 600 nanometer and distance between screen and slit plane is doubled, then find fringe width in this new case.
देखो बच्चों इसमें क्या क्या चेंज कर दिया, वेवलेंथ चेंज कर दिया और क्या चेंज किया, स्मॉल डी या कैपिटल डी, कैपिटल डी चेंज कर दिया। तो स्मॉल डी को सेम रहने दिया, पहला केस में बीटा 1 लिख दिया फ्रिंज विड्थ, ये फॉर्मूला होगा, दूसरे केस में ये हो जाएगा, है ना, दिस बाय दिस कर दो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश बाय लैम्डा और डी डैश बाय डी। क्लियर? लैम्डा डैश कितना है 600, ये कितना है 400, तो 6/4 और इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया है इंटू 2, है ना, तो बीटा 2 बाय बीटा 1 आ जाएगा कितना बच्चों 3, कितना आ गया 3, दैट मीन्स बीटा 2 आ जाएगा 3 बीटा 1, बीटा 1 दिया हुआ शायद कितना दिया है 6 मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा 18 मिलीमीटर मतलब 1.8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? क्या ये टफ सवाल है? सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैक्सिमा का पोजीशन, वाई मैक्सिमा तो आया था n लैम्डा d बाई टी। अब हम लिखते हैं फाइंड पोजीशन ऑफ मिनिमा। फाइंड पोजीशन ऑफ मिनिमा, सर अगर मिनिमा वहां होगा जहां पे फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना होना चाहिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई, दैट मींस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इज इट क्लियर? कहीं पे 2n प्लस 1 पाई लिखा रहता है और कहीं पे 2n माइनस 1 भी लिखा रह सकता है। अगर हम 2n प्लस 1 लिखे तो पहला मिनिमा कहां पे हो जाएगा बच्चों, जहां पे पार्ट डिफरेंस पाई हो जाए, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है, सॉरी फेज डिफरेंस 0 है, 0 से बढ़ते बढ़ते जहां पाई हो जाएगा दैट विल बी द फर्स्ट मिनिमा। इफ वी राइट 2n प्लस 1 देन n स्टार्ट फ्रॉम 0, पहला मिनिमा कहां पे n 0, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो मैंने लिख दिया 2n माइनस 1, तो पहला मिनिमा कब होगा, जब ये 1 कब होगा, n इज इक्वल टू 1, n स्टार्ट्स फ्रॉम 1। देख लो क्या लिखूं, मैं तो ऐसे 2n प्लस 1 लिखता हूं, n स्टार्ट्स फ्रॉम, जिसने 2n माइनस 1 लिखा वो n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो ये लिख लिया। डेल्टा फाई क्या होता है, के मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स याद है कितना आया था डी के टर्म में, डी cos थीटा या डी sin थीटा, पक्का cos थीटा था, मुझे लग रहा है cos है, देखो तो एक बार, वो कुछ लोग पलटने लगे, इतना तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए यार, sin थीटा लिखा है तो रिवाइज तो करो, डी sin थीटा, sin थीटा को क्या लिखा था बाद में tan थीटा। चलो डी sin थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इनटू पाई, और इसको लिख लेते हैं थीटा क्या था, ऐसा था ना, यही था ना थीटा। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिख लिया था tan थीटा, और tan थीटा क्या हो जाता था y बाई t, तो डायरेक्टली लिख लूं y अपॉन t दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, ये पाई पाई गया, y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1, उसके बाद क्या हो जाएगा लैम्डा d बाई 2d। ये किसका पोजीशन है, पोजीशन ऑफ मिनिमा, है ना, जहां पे n अगर 1 है, सॉरी n 0 है तो कहां है फर्स्ट मिनिमा, n इज इक्वल टू 1 है तो क्या लिखोगे सेकंड मिनिमा, और अगर किसी ने 2n माइनस 1 लिखा है तो n इज इक्वल टू 1 पे फर्स्ट मिनिमा।
ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बड़ा अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगा मैं, इसमें पूरा लिख पाऊंगा क्या क्या होगा। इसको मैं मिटा रहा हूं। लिख लिया ना यहाँ तक? जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करूंगा। वो स्लिट बना लो S1 एंड S2, इसके बीच का डिस्टेंस D दिखा दो। ये बच्चों सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। S1 and S2 are in same phase। अब मैं सारे पॉइंट्स एक साथ, जितना अभी तक पढ़ा ना उसको एक साथ यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। ये बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा है। इंटेंसिटी ड्यू टू द सिंगल स्लिट इज सपोज I0। देन अगर दोनों स्लिट ओपन है तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 2I0 या 4I0? 4I0, बिकॉज क्या बन रहा है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 4I0। इसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना तो इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। एंड देयर एग्जिस्ट ए मिनिमा। मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों? पहला मिनिमा कहाँ है, n = 0 पे, कितना हो जाएगा, फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन, फर्स्ट मिनिमा लैम्डा d बाई 2d। इज इट क्लियर? तो यहां पे आ जाएगा फर्स्ट मिनिमा और आ जाएगा ये डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा d बाई 2d। ठीक है ना। उसके बाद और ऊपर जाएंगे, और ऊपर जा रहे हैं, एक पोजीशन से आएगा जहां पे क्या बन रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, y लैम्डा d बाई स्मॉल d, है ना, इसका डबल। इसके बाद फिर और आगे जाएंगे बच्चों, यहाँ पे n = 1 पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ, ये 3 हो गया, ये 2, 3/2 टाइम्स ऑफ ये। तो ये लिखो सेकेंड मिनिमम। ये सबको समझ में आना चाहिए यार, कुछ बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं। लैम्डा d बाई 2d और यहाँ पे आ रहा है 3, है ना, सेकेंड मिनिमम। फिर क्या आएगा, इसको ऊपर दिख रहा है, फिर क्या आएगा बच्चों ऊपर, सेकेंड मैक्सिमा, है ना, कहां पे आएगा, 2 लैम्डा d बाई d। ये तो एक बार देख लिया तो याद हो जाएगा। यहाँ पे इंटेंसिटी 4I0, यहाँ पे इंटेंसिटी 0, फिर फर्स्ट मैक्सिमा 2 पाई, फिर से 4I0, मैक्सिमा पे 4I0, मिनिमा पे 0। अब इसी चीज को ना मैं थोड़ा सा ग्राफिकल वे में दिखाना चाहता हूँ। सपोज यहाँ पे इंटेंसिटी को मैं सोचूं कि इतना बड़ा लेंथ से दिखाऊं, ठीक है ना, यहाँ तक को दिखाऊं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। सो ग्राफिकल पिक्चोरियल व्यू के लिए ऐसे दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे इंटेंसिटी 0, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इस लेंथ से ऐसे रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू। फिर यहाँ पे इंटेंसिटी 0 है, 0 के बाद फिर बढ़ने लगेगा बच्चों, फर्स्ट मैक्सिमा पे फिर से इंटेंसिटी 4I0, फिर क्या होने लगेगा, घटते 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 इंटेंसिटी 0, फिर कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ सही है ना, ऐसे जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा रहेगा।
क्लियर? तो ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ इक्वल टू ये दोनों क्या दिखाएंगे बच्चों? इक्वल दिखाएंगे, बिकॉज यहाँ पे इंटेंसिटी 4 आई नॉट, तो यहाँ भी 4 आई नॉट, यहाँ भी 4 आई नॉट। ठीक है, ये फ्रिंजेस है, मतलब इंटेंसिटी यहाँ पे एकदम ब्राइट रहेगा, ज्यादा लाइट रहेगा, फिर धीरे धीरे लाइट कम होते जाएगा, कम होते डिम होते होते यहाँ पे 0, फिर बढ़ना शुरू होगा, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटने लगेगा। इसी को मैं ऐसे दिखाया। ये एमआर बैच के सारे चेहरे, सारे बच्चों के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। कितना प्यार से तो बता रहा हूँ यार, थोड़ा सा एनर्जी समझो कि यार, बड़ा मुश्किल चीज नहीं है। ये बच्चों मेरा अगर सिमेट्रिकल नहीं भी दिख रहा, बट तुम लोग एकदम इक्वल इक्वल ड्रॉ करोगे। देखते हैं इसमें से कितने बच्चे कैच कर पाते हैं। लिखो, इन ए YDSC in a YDSC distance between central maxima and second minima, distance between central maxima and second minima is 3 millimeter. It's 3 millimeter. Wavelength used is 600 nanometer. कैपिटल डी का मतलब स्लिप प्लेन और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। कैपिटल डी इज 1.5 meter. Then find distance between the two slit. सवाल रहेगा, ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। मेडिकल वाले बच्चे तो इतना ही याद कर ले कि फ्रिंज पे लैम्डा डी बाई डी होता है, यही काफी है। फुल दिया सेंट्रल मैक्सिमा और सेकंड मिनिमा के बीच का डिस्टेंस है, कैसे निकालेंगे?
इसी का आंसर 0.45 सबका ये सही है। डी इज इक्वल टू, विश्वास कर लेता हूँ, 0.45 मिलीमीटर। करना क्या है बच्चों की, देखो सेंट्रल मैक्सिमा और सेकंड मिनिमा के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3/2 लैम्डा डी बाई 2d। अब ये देखना है कि कितना होगा, है ना। तो ये दे दिया है, कुछ वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है, 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर कैपिटल डी दे दिया है, लैम्डा दे दिया है, निकल जाएगा नहीं, स्मॉल डी, कुछ करना ही नहीं। चलो, और ये बच्चों सेंटर पॉइंट हो गया, दोनों स्लिट का सिमेट्रिक पॉइंट। इसको ना फर्स्ट मिनिमा से मिला देते हैं इसको, या फर्स्ट मैक्सिमा से मिला देते हैं। ये जो डिस्टेंस था, या तो इस डिस्टेंस को फर्स्ट मैक्सिमा से, सॉरी एक मैक्सिमा से दूसरा कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, इसी को क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच के डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, लैम्डा डी बाई डी, इसको क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ, है ना। और ये लीनियर फ्रिंज विड्थ, एनसीईआरटी में देखोगे ना तो लीनियर पे ज्यादा फोकस उन्होंने नहीं किया, एनसीईआरटी में एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे ज्यादा फोकस किया। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है, देखो ये फर्स्ट मैक्सिमा, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा और ये फर्स्ट मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन ये है और फर्स्ट मैक्सिमा का पोजीशन ये है। तो ये जो एंगल बना रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्लियर, कितना एंगल बना रहा है, एंगल के टर्म में, ये एक लेंथ के टर्म में हो गया लैम्डा डी बाई डी, और ये एंगल के टर्म में। तो कल एक बार फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं। हम लोगों ने लिखा था डेल्टा फाई इक्वल टू, क्या लिखा था बच्चों, दो कंसेक्यूटिव के बीच में कितना होता है, 2 पाई ना, कितना 2 पाई, या जनरल मैक्सिमा, मैक्सिमा का पोजीशन के लिए 2n पाई लिख लेते हैं, जनरल मैक्सिमा का पोजीशन। डेल्टा फाई को लिखते थे 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को क्या लिखते थे, डी साइन थीटा। साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया था, और टाइन थीटा को y अपॉन डी कर दिया। बट थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा भी लिखते हैं ना, साइन थीटा को, लेकिन ये थीटा डिग्री में होना चाहिए, रेडियन में, रेडियन में, तो साइन थीटा को थीटा लिख लिया। तो ये हो जाएगा 2n पाई, ये 2 पाई चला जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, n लैम्डा बाई डी। ये बताता है, सॉरी n लैम्डा डी बाई लैम्डा बाई डी। इज इट क्लियर, थीटा इक्वल टू, ये डी नीचे आ गया और लैम्डा यहाँ पे चला गया। तो ये बता रहा है कि कौन कौन से पोजीशंस पे मैक्सिमा है। तो पहला मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन n0, ये 0 पे है। दूसरा से मैक्सिमा का पोजीशन क्या हो जाएगा, n = 1, तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई डी, मतलब ये भी कितना हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इज इट क्लियर, अभी समझ में आया, कुछ बड़ा सा चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या कहेंगे इसको, ठीक है ना। तो लीनियर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ में, लीनियर फ्रिंज विड्थ इसको बोलेंगे और एंगुलर फ्रिंज विड्थ इसको बोलेंगे। और ऐसे ही बताया, चूंकि ये थीटा है तो ये आर्क लेंथ थीटा अगर दे दिया है लैम्डा बाई डी, तो देखोगे ये रेडियस जो हो जाएगा कैपिटल डी हो जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस भी निकालना तो यहां से भी कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस बाई क्या होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा इंटू आर होता है ना, तो थीटा इंटू डी। थीटा कितना है, लैम्डा बाई डी इंटू, बात वही है ना, एक ही चीज है, अलग से समझ में आ जाएगा, मैंने जो भी क्लियर किया है। क्योंकि एनसीईआरटी में इस पे बताता है तो हम लोग इसको भी बता दिए, सिर्फ कैपिटल डी हट गया बच्चों। तो these are the position of maxima और angular fringe width। angular fringe width जो कहेंगे वो कहेंगे
लैम्डा बाई डी। लिख लो ये नोटबुक। अगर मान लो नीट वाले थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप से सवाल पूछ दे, आज और भी बच्चे कम, बहुत ज्यादा कम बच्चे हैं। अटेंडेंस शीट साइन हो गया? अटेंडेंस शीट देखिए, लीनियर फ्रिंज विड्थ, ये सब इंजीनियरिंग वाले बैच में पूछा जाता है, मेडिकल में भी चांस है पूछने का। बच्चों बताना, अगर हम एक YDSC एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, YDSC चल रहा है और उसमें सोर्स सेम रखा, सोर्स को क्या रखा? सेम रखा। स्लिट प्लेन, स्लिट के बीच का डिस्टेंस को भी सेम रखा, डी भी सेम रखा। बट क्या कर रहा हूं, स्क्रीन का डिस्टेंस जो है स्लिट प्लेन से दूर कर रहा हूं। स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट प्लेन से दूर कर देते हैं। इन दैट केस लीनियर फ्रिंज विड्थ चेंज होगा या एंगुलर फ्रिंज विड्थ चेंज होगा या दोनों कांस्टेंट रहेगा या दोनों वेरिएबल होगा, क्या होगा? क्या कमेंट करोगे? लीनियर और एंगुलर, एंगुलर चेंज नहीं होगा। क्लियर ना? तो लिख लो, इन YDSC if distance between, या simply लिखो capital D is changed, in YDSC capital D is changed, then angular fringe width will remain same but linear fringe width will change.
लिख लिया ये। चलो एक फॉर्मूला तुम लोगों को रे ऑफ पिच में सर ने पढ़ाया होगा। रे ऑफ पिच जब हुआ है तो अगर एक लाइट वेव एक मीडियम म्यू1 और एक दूसरा मीडियम म्यू2 है, ठीक है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट वेव जा रहा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन नीट का, मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन। लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, क्या चेंज होता है बच्चों? वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, क्या क्या चेंज होता है और क्या कांस्टेंट रहता है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, बाकी चेंज होगा। तो v = f लैम्डा, यही होता है ना फॉर्मूला। दैट मींस ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगा। समझ में आया? स्पीड अगर घटेगा तो वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? है ना? तो कोई फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या वेवलेंथ में? अगर सपोज इसमें वेवलेंथ λ1 है, इसमें वेवलेंथ λ2 है, क्या रिलेशन होता है? λ1 क्या ऐसा होता है कि म्यू1 λ1 = है ना? पक्का? ठीक है, सही है। चलो तो लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है बच्चों, ये तो एकदम ध्यान में रखना, जो तुम लोग सबको पता भी है। और ये कैसे प्रूफ होता है वो भी, इसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशंस क्या है उसके अकॉर्डिंगली ये प्रूफ हो जाता है। इतना इक्वल टू अगर ऐसे लिखते जाए, दैट इज इक्वल टू, अगर मान लो वैक्यूम का ले लें, एयर का ले लें, है ना, तो एयर का म्यू कितना होता है या वैक्यूम का 1, और उसमें वेवलेंथ λ0 लिख देते हैं। तो ये हो गया वेवलेंथ मीन एयर और वैक्यूम। क्लियर? म्यू1 λ1 इक्वल टू म्यू2 λ2, दैट इज इक्वल टू वैक्यूम के लिए लिखे तो म्यू इक्वल टू 1 और इसमें वेवलेंथ सपोज λ0। तो ये रिलेशन है। तो अगर कहीं पे ऐसे सवाल आएंगे कि वेवलेंथ λ0 है एयर में या वैक्यूम में, तो ग्लास में कितना वेवलेंथ होगा इन द ग्लास, तो क्या कहोगे? mu of the glass into lambda of the glass, that is equal to λ0. lambda of the glass is equal to क्या जाएगा? इतना अपॉन mu of the glass। क्लियर? और mu 1 से बड़ा होता है या छोटा होता है? mu का वैल्यू छोटा होता है 1 से, mu का वैल्यू ज्यादा होता है 1 से। अरे mu ग्लास का कितना होता है? 1.5। वाटर का कितना होता है? 4/3, 1.33, बड़ा होता है ना। तो अगर पूछा जाए कि ग्लास में वेवलेंथ ज्यादा है किसी लाइट का या एयर में उसका वेवलेंथ ज्यादा है? एयर में ज्यादा है वेवलेंथ ग्लास में। दैट मींस अगर डेंसर मीडियम में जाएगा लाइट तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब मान लो ऐसे सवाल देता है, देखो ये हमने बेस तैयार किया, क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि ये YDSC का जो सेटअप है, YDSC का सेटअप एयर में हमने किया और इस पूरे सेटअप को हमने डाल दिया वाटर में। द होल सेटअप इज डिप्ड इन वाटर। सोर्स वही रखा, लेकिन उस सोर्स से जो लाइट निकल रहा था उसका फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा, बट वाटर में वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। सो व्हाट हैपेंड टू फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ विल, तो लिख लो सवाल में। अब हमने इतना छोटी सी चीज के लिए इतना सारा काम लिखा, आपको याद रखना है ना कुछ कि अगर हम पहले ये लिख लेना, ये फॉर्मूला भी लिखेंगे ऐसे। If YDSC setup is dipped in water, then if YDSC setup is dipped in water, then fringe width will shrink.
छोटा होगा उसको बोलते हैं श्रिंक। फ्रिंजेस विल श्रिंक, ऐसे कर सकते हैं ना, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। लेकिन इस सवाल में अगर मैं ऐसे पूछूं कि सपोज यहाँ पे बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे बन रहा है फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ बन रहा है ऐसे, और इसको डिप कर दिया वाटर में, तो किसका किसका पोजीशन चेंज होगा? क्या फर्स्ट मैक्सिमा का पोजीशन चेंज होगा? क्या सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन चेंज होगा? क्या फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन चेंज होगा? किसका चेंज होगा और किसका कांस्टेंट रहेगा? सेंट्रल मैक्सिमा का कांस्टेंट रहेगा, फर्स्ट मिनिमा थोड़ा नीचे आ जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा थोड़ा और नीचे आएगा, सारे फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर? ये भी लिख लो। Position of all maxima minima will change except central maxima. एक और चीज सुनो, मान लो यहाँ पे हमने YDSC किया और ये जो बहुत कम ही विड्थ में ना बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा का देखो फ्रिंज विड्थ कितना होता है, 1 मिलीमीटर के रेट में होता है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर। तो लेट्स की हम जो स्पिन ले रहे हैं वो ऑल्दो कहने के लिए इनफाइनाइट रहता है, बट प्रैक्टिकली कुछ फाइनाइट रहता है। सपोज ये 10 सेंटीमीटर का लिया, 15 सेंटीमीटर का लिया, ऐसा कुछ लिया। तो ये सपोज हम इतने स्पिन को काउंट कर रहे हैं इतने, और अगर मैं कहूं कि फ्रिंज विड्थ सपोज बीटा है, बीटा 1 है ना, और ये डिस्टेंस सपोज h, स्पिन का लेंथ कितना है h, और हमने एक लैम्डा 1 वेवलेंथ वाला सोर्स यूज किया, तो मैं पूछ दूं कि कितने विड्थ में कितने फ्रिंजेस होंगे, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी देयर, कैसे निकालोगे? ओके सर, एक फ्रिंज विड्थ कितने का है? बीटा लेंथ का। ये लेंथ कितना है? h, ठीक है, तो h बाई बीटा 1, दिस विल बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन दिस पर्टिकुलर विड्थ, ठीक है। अगर हम वेवलेंथ चेंज कर देंगे तो ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल चेंज। वेवलेंथ अगर घटाएंगे बच्चों, डिक्रीज करेंगे वेवलेंथ, देन व्हाट विल हैपन? नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल इंक्रीज, बिकॉज़ फ्रिंज विड्थ छोटा हो जाएगा, ज्यादा उसमें अकोमोडेट करेगा, है ना। तो ऐसे सवाल भी आते हैं। ठीक, तो लिखो एक सवाल। इन YDSC there are 60 fringes in certain width of the screen. In certain width of the screen, if wavelength used is lambda 1 is equal to 400 nanometer. 400 nanometer. If source is replaced by wavelength lambda 2 is equal to, पहला केस में कितना लिखा है? 400 ना, 600 nanometer. How many fringes will be in that part of the screen? In that part of the screen, उतने पार्ट में अब कितने फ्रिंजेस होंगे?
कॉमन फ्रिंजेस। तो देखो बच्चों यहां से लिख सकते हैं h बाई बीटा वन इक्वल टू n, h इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n1 बीटा वन, यही कहेंगे ना, n1 फ्रिंज है, बीटा वन विड्थ है, तो वो n1 बीटा वन हो जाएगा उस स्क्रीन का विड्थ। और सेकंड केस में सपोज n2 फ्रिंजेस बन रहे हैं और एक का विड्थ कितना है बीटा टू, तो ये रिलेशन समझ में आया। अब इसमें n1 दे दिया है कितना 60, और बीटा वन में क्या था लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी, तो कैपिटल डी स्मॉल डी चेंज नहीं किया है, किसको चेंज किया लैम्डा वन है। दूसरे केस में हो जाएगा बच्चों n2 नहीं पता, लेकिन लैम्डा टू पता है ना, लैम्डा टू इज नोन, लैम्डा वन कितना दिया हमने 400, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू n2 और यहाँ पे 600, क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? सेकंड केस में 600 दिया ना, तो कितना आ जाएगा 40, n2 is equal to 40, और 40 आने तक कम आना चाहिए था, बिकॉज वेवलेंथ हमने क्या कर दिया है बड़ा कर दिया। बोलो अच्छे समझ में आया सवाल? चलो एक केस लेते हैं बच्चों, अगर सोर्स, समझना है इस पॉइंट को, सोर्स अगर सिमेट्रिकली प्लेस है और यहाँ पे चूंकि सिमेट्रिकली तो S1 S2 सेम फेज में और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। कोई कहेगा कि क्या करता है सोर्स को ना थोड़ा ऊपर पुश कर देता है, सेंट्रल लाइन से क्या हो थोड़ा ऊपर हो, तो इन दैट केस क्या S1 और S2 सेम फेज में होगा क्या? नहीं, इनफैक्ट S2 का फेज थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस चल के आएगा S1 से, the two are not in, तो क्या ये सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनेगा क्या? नहीं, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा आई बात समझ में? सेंट्रल मैक्सिमा तुम लोग बता सकते हो कि थोड़ा ऊपर बनेगा या थोड़ा नीचे बनेगा? नीचे पक्का, बहुत बढ़िया तुम लोग, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका तो इक्वल पाथ चल रहा है, बट यहाँ पे ये स्टूडेंट ज्यादा चला है। अब कहेगा यार हमने ज्यादा चला, थोड़ा मुझे कम चलने दो, तुम ज्यादा चलो, है ना, S1 ज्यादा चलेगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा लिख लो, इफ source placed symmetrically to the slit, then central maxima will form at center point, but if it is shifted up, if source is placed symmetrically to slit plane, then central maxima will form at center point, पहले से जानते हैं। If it is shifted up, then central maxima will shift down. चलो अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं। ये सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कितना है 4i, जहां पे I0 क्या है इंटेंसिटी ड्यू टू द
सिंगल स्लिट, दोनों मिलकर के यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा पे, जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है वहां पे इंटेंसिटी 4 आएगा। और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो मैंने जस्ट बताया कि ये घटेगा, डिक्रीज होगा, एक पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या आ जाएगा 0, और ये पॉइंट कौन सा है लैम्डा डी बाई 2, ठीक है। बट एक सवाल ऐसे पूछता है बच्चों कि बताओ कि यहां से कितना डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है ना, ये सवाल पूछ लिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम अच्छे से समझना, आज सीख लिया तो आज का क्लास सफल रहा। क्या पूछ रहा हूं सवाल कि सेंट्रल मैक्सिमा पे अगर इंटेंसिटी 4 आई नॉट है तो उससे कितने डिस्टेंस पे इंटेंसिटी जो होगा, सबसे मिनिमम डिस्टेंस इनफैक्ट कहेंगे तो इंटेंसिटी आई नॉट, हालांकि आई नॉट से घटते घटते 0 होगा, फिर बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे आई नॉट होगा, फिर बढ़ेगा, कहीं 2 आई नॉट होगा, कहीं 3 आई नॉट होगा, और फिर से 4 आई नॉट। 4 आई नॉट कहां होगा लैम्डा डी बाई फर्स्ट मैक्सिमम पे, समझ में आ रहा है। तो इंटेंसिटी 4 आई नॉट से घटते घटते 3 आई नॉट होगा, 2 आई नॉट होगा, आई नॉट होगा और 0, फिर इंक्रीज होगा। तो आई नॉट बहुत सारे पॉइंट्स पे, बट पूछ देगा सेंट्रल मैक्सिमम सबसे मिनिमम डिस्टेंस, मतलब ये निकालना। इज इट क्लियर? क्लियर ये? तो लिखो फाइंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर इंटेंसिटी इज आई नॉट, find minimum distance from the central maxima where intensity is I naught, where intensity at maxima is 4 I naught. अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछते हैं, वो मैं बोल दूंगा। तो चलो बच्चों, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बच्चों? आई नॉट, आई इक्वल टू ऐसे होता है ना, I1 प्लस I2 प्लस रूट 2 I1 I2। तो मेरा भी टारगेट ये है कि यहाँ पे जहां पे आई नॉट कर रहा हूं उससे में फेज डिफरेंस होगा कितना, ये निकालना। क्या निकालना है? फेज डिफरेंस कितना होगा ये निकालना। तो कर देते हैं, आई के जगह पे क्या दे दिया है, यहाँ पे अगर 4 आई नॉट है तो इंडिविजुअल का आई नॉट है ना, I1 भी कितना है आई नॉट, I2 भी कितना है और 2, ये भी क्या हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा, रूट I1 है ना। और ये क्या हो गया, बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लो, आई नॉट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आई नॉट। तो यहाँ से तुम लोगों को शायद समझ में आएगा cos 5 कितना हो रहा है -½ हो रहा है। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे 2 आई नॉट देता तो क्या होता, cos 5 0 हो जाता। अगर 3 आई नॉट देता तो कितना होता, +½ होता। तो यही सवाल रहेगा, मैं एक आई नॉट वाला करवा रहा हूँ, एग्जाम में हो सकता है 2 आई नॉट कहेगा कि किस पॉइंट पे इंटेंसिटी 2 आई नॉट है, किस पॉइंट पे इंटेंसिटी 3 आई नॉट, कुछ भी पूछेगा तो यही करना है, ठीक है। देखो वहां पे नींद आ रही है, समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट का इंटेंसिटी जो भी रहेगा यहाँ कर दो आई नॉट ऐसे। तो cos 5 कर दो क्या -½ किसी को पता है cos 5 -½ क्या होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा या 90 से 180 के बीच में होगा? 90 से 180 के बीच में होगा, बिकॉज cos सेकंड क्वांटिटी में नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाता है 5 जो हो जाएगा बच्चों, तुम लोगों को पता है cos थीटा π/3 जो होता है वो हाफ होता है, cos 60 डिग्री हाफ। तो -½ जो होगा ना cos 180 -π/3, 180 -π/3 माइनस cos π/3 होता है। इज इट क्लियर? ये -½ हो जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, फाई यहां से कितना लिखेंगे 2π/3, पाई माइनस π/3। मैंने कोशिश किया इसे समझाने का, 2π/3 नहीं तो रट्टा मार लो। फाई का कितना आ गया 2π/3, पाई से थोड़ा कम, पाई से थोड़ा कम। हालांकि पाई प्लस π/3 भी cos -½ होगा, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है
नेगेटिव। तो फेज डिफरेंस यहाँ 2π/3 होगा, और ऊपर जाकर एसएचएम भी पढ़ा चुके हैं तो थोड़ा सा तो आइडिया लगी क्या होगा। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस कर रहा है तो हम लोग यही वाला फाइल लेंगे, 5 + π/3 करने लगे क्योंकि वो फिर इस पॉइंट की होगा। बट मुझे तो ये डिस्टेंस निकाला बच्चों, फेज डिफरेंस आया है तो कैसे निकाला डिस्टेंस? तो अगर सर एक काम करो ना, डेल्टा फाई इक्वल टू होता है k इंटू डेल्टा एक्स, k इंटू, और डेल्टा फाई तो पता है 2π/3 वाला पॉइंट्स के लिए निकालना है, k होता है 2π इंटू लैम्डा या डिवाइडेड बाय लैम्डा। चलो कम से कम इसमें नींद तो टूट जाए, डिवाइडेड बाय k। और डेल्टा एक्स क्या लिखते थे बच्चों? d sin थीटा ना, d, तो d और sin थीटा को क्या लिख देते हैं क्योंकि थीटा स्मॉल रहता है, tan थीटा। और tan थीटा क्या हो जाएगा? y/, आई बात समझ लो, देखो पूरा रिपीट करता हूँ, पूरा थ्योरी में रिपीट कर देता हूँ, कभी भी याद कर लो। कुछ नहीं दिख रहा, इधर बैठ जाओ अगर नहीं दिख रहा। दिख रहा है? चलो तुम्हारे लिए इधर भी लिख देता हूँ, डेल्टा फाई इक्वल टू k डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई 2π/3, ये होता है 2π लैम्डा, डेल्टा एक्स होता है d sin थीटा, sin थीटा को tan थीटा लिखा, tan थीटा जो होता है y/d। यहाँ से y आ जाएगा 2π गया लैम्डा d/3d, लैम्डा d/3। और मैं बता रहा हूँ ना, ये ना जो भी एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा उसको ना याद कर लूंगा। थोड़ा सा विजुलाइज करना बच्चों, यहाँ पे 0 है, ये बाई सेंट्रल मैक्सिमा है, ऊपर जा रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। सेंट्रल मैक्सिमा का 1/4 पॉइंट, एक्चुअली हम लोग ये निकाला, सेंट्रल मैक्सिमा का 1/4 इंटेंसिटी किस पॉइंट पे है? तो यार लैम्डा d/3d, ठीक है। तो एक्चुअली मैं सवाल करवाया 4 I0 और I0, क्वेश्चंस में दिया रहेगा सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी है I0, तो किस पॉइंट पे इंटेंसिटी हो जाएगा I0/4? तो यही सवाल है ना, परेशान मत होना। सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी है I0, तो किस पॉइंट पे इंटेंसिटी हो जाए I0/4? तो एग्जैक्टली यही सवाल है। अगर मैं यही सवाल पूछता बच्चों, किस पॉइंट पे इंटेंसिटी जो है ना वो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी का हाफ हो जाए, क्या वो पॉइंट निकाल सकते थे? निकाल सकते थे। तो क्या करना था, यहाँ पे I0 की जगह पे, I की जगह पे 2I0, 2I0 पुट करोगे तो cos फाई कितना हो जाएगा? ये 2I0, यहाँ भी 2I0, 0, ये इतना इक्वल टू 0, cos फाई इज 0, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, π/2। यहाँ पे पुट कर दोगे, कहाँ लिखा था, यहाँ पे π/2, तो y निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखो एक बार, फाइंड minimum distance of a point, find minimum distance of a point where intensity is 3/4 of the maximum intensity. Three-fourth of the maximum intensity. सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, मैक्सिमम इंटेंसिटी को 4I0 मान लेते हैं, तो 3/4 कितना हो जाएगा? 3I0 इक्वल टू क्या लिखेंगे?
आई नॉट प्लस 2 आई नॉट cos 5। ये फॉर्मूला कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा पता नहीं कहां से लिख देते हैं। चलो ये लिख लिया, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, ये 2 आई नॉट इधर आएगा तो आई नॉट बचेगा। आई नॉट इज इक्वल टू 2 आई नॉट cos 5, तो यहां से cos 5 हो जाएगा हाफ, इसका मतलब 5 हो जाएगा पाई बाई 3 60 डिग्री। तो लिखेंगे पाई बाई 3, मुझे तो y चाहिए, पाई बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा k 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x हो जाएगा d sin थीटा को लिख लेंगे y बाई 2। ये पाई कैंसिल, y इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा d बाई 6d ना, ठीक। मैं इधर ना बड़ा सा एक पॉइंट्स दिखाना हूं, यहाँ पे बच्चों है 4 आई नॉट, ये याद कर लेना, याद ही कर लेना। ये 4 आई नॉट इंटेंसिटी, ऊपर जाएंगे सबसे पहले मिनिमा के लिखता हूँ। यहाँ पे मिनिमा का है लैम्डा डी बाई 2d, यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है 0। उसके बाद एक अभी जस्ट डिस्कस किया था, कितना डिस्कस किया था बच्चों, जहां पे इंटेंसिटी आई नॉट था, तो कितना ये डिस्टेंस आया था बताओ, लैम्डा डी बाई 3d ना, इससे थोड़ा छोटा। एक आएगा 2 आई नॉट, 2 आई नॉट पॉइंट आएगा जहां पे क्या करोगे, वो पुट कर दोगे, पाई बाई 2 पुट कर दो, आ जाएगा लैम्डा डी बाई 4d। और एक जगह आया आई नॉट, कितना आएगा लैम्डा डी बाई 6, ये मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ भी इधर भी चलोगे ना, तो यहाँ भी 4 आई नॉट है, फिर 3 आई नॉट, जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस है, सिमेट्रिक है, फिर उतना ही डिस्टेंस ये ऐसा रहेगा। यहाँ भी जाओगे ऊपर तो और ये आएगा, यहाँ भी आएगा आई नॉट। जेई में तो ऐसे पूछ देता है, दो पॉइंट्स जिसके बीच का, जहां पे इंटेंसिटी आई नॉट है, उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस। Two point on the screen which have distance, which have intensity I naught, what will be the minimum distance? तो बताओ यहाँ से ये I naught और इधर भी कहीं I naught है, क्या ये डिस्टेंस लिखेंगे, ये डिस्टेंस लिखेंगे, ये बना, ठीक है। लेकिन पूछा जाएगा 3 I naught वाला मिनिमम डिस्टेंस, तो ये नहीं लिखेंगे, 3 I naught वाला मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। लगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा तुम लोगों के लिए, कम से कम इतना तो ध्यान रखिए। 4 आई नॉट, 3 आई नॉट, 2 आई नॉट, आई नॉट, इसका वैल्यू ध्यान रखो। तो ये जनरल केसेस हमने डिस्कस कर लिया, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, छोटा सा थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ऑप्टिकल पाथ, इससे एक काम करता हूँ, टाइम हो गया ना, तो ऑप्टिकल पाथ नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं, कुछ दूसरा चीज पढ़ाते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स बोल देता हूँ, फटाफट नोट कर लेना। ये था S1, ये था S2। स्लिट बोले तो देखो दो केसेस होंगे, एक तो ऐसा है स्लिट में पिन होल करते हैं, मतलब ऐसा रहेगा, पिन होल मतलब एक सर्कुलर से, ठीक है। ये थोड़ा सा हाई फंडा है, सुन लेना, कम से कम टफ सवाल पूछे तो कर लेना।
अभी अगर दोनों पिन होल आइडेंटिकल है, S1 S2 क्या है, आइडेंटिकल, तो जितना एनर्जी इससे पास हो रहा है उतना एनर्जी इससे भी पास हो रहा होगा, इसलिए एक का आई नॉट बोलते हैं और दूसरे का भी, है ना। और जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है वहां पे जो 4 आई नॉट हो जाता है, जहां पे सेंट्रल सॉरी मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है वहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाता है, जी, क्योंकि दोनों क्या है, आइडेंटिकल है इसलिए। लेकिन सोचो अगर कहीं कह दे कि सपोज ये जो स्लिट है ना, इसका रेडियस 2r है और इसका रेडियस r है, इसका रेडियस क्या है, थोड़ा बड़ा कर दो, दोनों छोटा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये क्या है, डबल। अब बताना कि अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पे जहां मिनिमा बन रहा हो, सपोज जहां मिनिमा बन रहा हो, अगर कहा जाए इसके कारण इंटेंसिटी आई नॉट है, एक के कारण, S2 के कारण आई नॉट है, कोई बता सकता है कि इसके कारण इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 2 आई नॉट या 4 आई नॉट, सेकंड के कारण? अगर 4 I naught. सेकंड के कारण आई नॉट है तो I1 कितना लिखेंगे बच्चों, 2 आई नॉट या 4 आई नॉट? देखते हैं कितने बच्चों का दिमाग चलता है, यार आई नॉट ही रहेगा, कितना होगा, 4 आई नॉट। कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है, हाँ बोलो क्या चीज, नहीं सही तरीका नहीं है। शमित कुछ तो बताओ, क्यों इंटेंसिटी, सलोनी कुछ बोलना चाह रही है? नहीं वो तो कहीं से मैनिपुलेट कर रहे हो कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम फर्स्ट क्लास में पढ़ लेते, 2 × 2 4 होता है। एरिया डबल हो रहा है, बहुत बढ़िया। उसने कहा कि सर ऐसे ऐसे लाइट रे जा रहा है ना, तो ये लाइट रे यहाँ कुछ इंटेंसिटी है लाइट रेज का, तो जब यहां से पास करेगा कितना रेज पास करेगा, तो जो इंटेंसिटी है उतना इंटू ये एरिया, इतना एनर्जी पास करेगा। और यहाँ पे डबल रेडियस डबल कर दिया है तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, एरिया बिकम्स 4 टाइम्स, सर्किल है ना, पिन होल है, तो पिन होल में एक का इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो डबल एरिया वाले का 4 आई नॉट। क्लियर, ये कॉन्फिडेंस से क्लियर ना, तो लिख लो, if the slits are of unequal dimension, if slits are of unequal dimension, if slits are of unequal dimension, then there will be no dark point on the screen. इसका मतलब क्या कर रहे हैं, डार्क पॉइंट का मतलब वहां पे कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई भी एनर्जी नहीं है, मतलब जहां पे मिनिमा बन रहा था वहां पे इंटेंसिटी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दोनों अनइक्वल इंटेंसिटी का आ रहा है लाइट दोनों से। आई नॉट था तब जाकर के 0 किया था ना, क्योंकि आई मिनिमम क्या हो जाता था, √I1 माइनस √I2 का, तो ये और ये अगर इक्वल था तभी आई मिनिमा जो था वो मिनिमा था, 0 था, बट अनइक्वल है तो 0 होगा क्या, क्या कंप्लीट डार्क फ्रिंज मिलेगा क्या, नहीं। ठीक है, सो लिखो एक एग्जांपल, लिखो क्वेश्चंस लिखो। इन ए YDSC experiment, YDSC radius of one pinhole is double to that of other. Radius of one pinhole is double to that of other. Then find ratio of intensity at maxima to that of minima. और ये सवाल हम ऑलरेडी पहले करवा चुके हैं, सारा चीज पढ़ा दिए, ये सवाल तुमसे बनना चाहिए। कुछ
बच्चों को याद होगा आई मैक्स क्या होता है बच्चों, रूट I1 प्लस रूट I2 का, और आई मिनिमम भी अगले भी तुम लोगों ने बताया I1 माइनस I2 का। तो यही पूछा जा रहा है ना। और अभी तुम लोगों ने क्या बताया सर कि एक का रेडियस डबल है, एक के कारण I0 है तो दूसरे के कारण 4I0। तो I1 अगर 4I0 हो गया और I2 क्या रहेगा I0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 4I0 प्लस रूट I0 डिवाइड बाई रूट 4I0 माइनस रूट I0, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या आ रहा है बच्चों, इज इट 9 ना 9 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या करो यार, तुम लोग मुझसे पढ़ते हो तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब क्या किया बच्चों, पिन होल कर दिया। लेकिन देखो तो एनसीईआरटी में हालांकि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो पिन होल के साथ ही किया गया था, बट उसके बाद फिर और भी चीजें आई। तो पिन होल की जगह पे क्या करते हैं ना, ये सपोज कार्डबोर्ड है, स्लिट जो होता है लीनियर स्लिट ले लेते हैं, ऐसे ब्लेड से कट किया, ऐसे ब्लेड से कट किया और ये निकाल दिया, तो ये इतना बड़ा स्लिट होगा। तो स्लिट जो है वो पिन होल नहीं होकर के क्या है, लीनियर स्लिट है ना, पतला सा। और इसका विड्थ तो देखना आगे कहोगे सर ये कब ऐसा पता चलेगा, तो कहेगा कि स्लिट का जो है वो रेडियस आर है, रेडियस दे दिया वर्ड तो मतलब कैसा है, पिन होल सर्कुलर है। क्या देगा, स्लिट का विड्थ W1 है और इसका विड्थ कुछ मान लो W है और एक का विड्थ क्या है 2W। ओके, इन दैट केस इक्वल इक्वल है तो फिर से सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा ये सब बनेगा ही, चलिए कंप्लीट डार्क मिनिमा बनेगा। बट विड्थ को क्या कर दिया है, एक का विड्थ से दूसरे का विड्थ डबल है। तो एक का इंटेंसिटी I0 है, सपोज इसका इंटेंसिटी क्या होगा 2I0 होगा, बिकॉज यहाँ पे एरिया जो है डबल ही हुआ है ना, क्योंकि ये डायमेंशंस क्या रखेगा सेम, लेंथ सेम रखेगा, विड्थ को डबल कर दिया तो एरिया डबल। आई बात समझ में? तो अब बच्चों अगर नीट वाले अगर थोड़ा सा जी टाइप पे पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ दें तो ध्यान देना है, रेडियस डबल कर रहा है कि विड्थ डबल कर रहा है। विड्थ डबल किया तो इंटेंसिटी डबल, रेडियस डबल तो इंटेंसिटी, कुछ समझ में गया? आई बात क्लियर हुई? ठीक है ना। और एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा सा ना तुम देखोगे डायग्राम जो ड्रॉ किया है ना, जो फ्रिंजेस का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है वो कुछ ऐसा है। ये सेंट्रल मैक्सिमा का डायग्राम है, सपोज सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। तो हमने अभी कैसे दिखाया, हमने तो एक पॉइंट दिखाया कि यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, ऐसा। लेकिन वो पूरा स्क्रीन तो कैसा है, प्लेन हमें तो एक लाइन पे ऐसे दिखाया था ना, बट स्क्रीन ऐसा है। इन दैट केस जैसे ये सपोज सेंट्रल मैक्सिमा है, तो फर्स्ट मैक्सिमा जो होता है एग्जैक्टली स्ट्रेट में है, थोड़ा सा टिल्टेड ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप का शेप है। तो क्या लिखा है इसमें एनसीईआरटी में, किसी को पता है शेप कैसा होता है? और ये इसलिए होता है बच्चों कि ये उतना समझ में तुम लोगों ने आएगा। सपोज ये स्लिट है तो सेंट्रल मैक्सिमा ये होगा जहां पे इक्वल डिस्टेंस है। अगर स्क्रीन पे ऐसे जाओगे, ऐसे बढ़ हो, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस इस स्ट्रेट लाइन पे इक्वल डिस्टेंस रहेगा। लेकिन फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए लैम्डा। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे अगर लैम्डा कुछ आ रहा है तो आगे जाकर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लैम्डा के लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, यू कैन रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी शेप ऑफ दिस, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा परफेक्टली स्ट्रेट और ये कब हो जाएगा, और कैसा शेप लिखा है, मैंने पढ़ा तो होगा। एक बस छोड़ ही रहा हूं, बस ये बता दिया
बस ये नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से लिखा दूंगा। अच्छा, एक केस अभी हम लोग स्लिट प्लेन कैसा लिया था, S1 S2 ऐसा लिया था, S1 और S2 बस सुन लेना क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में भी होमवर्क दूंगा तो लगेगा पढ़ा है। S1 S2 ऐसा है, दैट मींस ये प्लेन और स्क्रीन प्लेन कैसा है, दोनों पैरेलल। स्लिट का एक प्लेन ले लिया और स्क्रीन प्लेन कैसा है, पैरेलल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक सोर्स ऐसा S1 लिया और दूसरा सोर्स S2 ऐसा लिया, मतलब ये स्लिट का प्लेन ऐसा है और स्क्रीन ऐसा है। इज इट क्लियर? उस केस में भी मैक्सिमम मिनिमम बनेगा। उस केस में अगर मैक्सिमम मिनिमम बनेगा तो मान लो कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है, कोई मैक्सिमम बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ गया एक लाइट सोर्स और एक यहाँ से यहाँ गया। बहुत क्विकली मैं बता रहा हूं, तुम लोग कैच करना। S1 से यहाँ पे आया और X2 से ये आया, तो ये अगर डिस्टेंस D और D में बोल दूं कि सपोज ये D जो है वो 3 लैम्डा है, तो बताओ ये पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा है या कोई दूसरा मैक्सिमा है? तो सेंट्रल मैक्सिमा का क्या डेफिनेशन होता है? फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, जीरो। तो यहाँ पे अगर लाइट वेव ऐसे एक लाइट आ रहा है और एक ऐसे लाइट आ रहा है, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? डी कितना है? 3 लैम्डा। तो बताओ मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? नहीं यार, मैक्सिमा लैम्डा, 2 लैम्डा, 0, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। लैम्डा का मल्टीपल में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 मतलब पाई, मैंने बताया था n लैम्डा। पाथ डिफरेंस डेल्टा x जो होता है n लैम्डा, तो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव। और डेल्टा x हो जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव। बताया था ना, लैम्डा का मतलब 2 पाई का मतलब, तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। उसके बाद यहां से ऊपर गए, अगर यहाँ पे 3 लैम्डा है, तो देयर विल बी ए पॉइंट जहां पे 3 लैम्डा से थोड़ा कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? थोड़ा सा कम, तो कहीं पे तो 2 लैम्डा होगा। अब सोचो कि ये स्क्रीन है, ये स्लिट इन ये स्लिट, तो यहाँ पे अगर मान लो 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे आ जाओ ऐसे, तो हर पॉइंट पे 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस होगा। दैट मींस ये जो बनेगा मैक्सिमम बच्चों, ये सर्कुलर शेप का बनेगा फ्रिंजेस। फ्रिंजेस कैसे बनेंगे? सर्कुलर शेप का। तो दो केस लिया, स्लिट प्लेन और स्क्रीन प्लेन पैरेलल है, तो फ्रिंज विड्थ इस टाइप का शेप बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा स्ट्रेट रहेगा और ये हाइपरबोला लेता है ये शेप, एनसीईआरटी में पढ़ोगे, ठीक है? या स्ट्रेट कहेगा, स्ट्रेट भी लिखा है तो वो भी चलेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा अगर थोड़ा सा रेंज में देखें तो ये कैसे कैसे दिखेगा? स्ट्रेट, ठीक है ना, स्ट्रिप जैसा। लेकिन अगर मैं स्लिट प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर हो स्क्रीन प्लेन से, तो फ्रिंजेस कैसे होंगे? सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, ऐसे सेंट्रल नहीं, सॉरी, जो भी मैक्सिमा है, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, कैसा बनेगा? सर्कुलर बनेगा। क्लियर? तो इतना थ्योरी हमने पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग YDSC फिनिश कर देंगे। हमने हर टाइप के सवाल लिए, तुम लोग इसको क्वेश्चंस बैंक मतलब नोट्स को दोबारा पढ़ लो, तीसरी बार पढ़ लो, सारे सवाल सॉल्व होंगे, ठीक है? सो YDSC नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो होगा वो होगा ऑप्टिकल पाथ। उसमें बताएंगे कि स्लिट के आगे एक माइका शीट रख दिया जिसपे बहुत सारे सवाल रखते हैं। माइका शीट कोई ग्लास प्लेट रख दिया, इस टाइप की चीजें। देन व्हाट विल हैपन टू द फ्रिंज, कितना फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे, ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास YDSC फिनिश रहेगा, देन डिफ्रैक्शंस, पोलराइजेशन कर लेंगे।